MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात होगी। देश की हर बात दिखाएंगे आपको, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर। दर्शकों, आज सबसे पहली खबर आपको बता रहा हूं मैं, और आपको यह खबर देखनी चाहिए। दिल्ली में धमाके के बाद तमाम सवाल थे, लेकिन आपको बता रहा हूं बिल में छिपकर मसूद अजहर ने ऑर्डर दिया है और वो दावा कर रहा है कि उसके पास करोड़ों रुपए, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है। दिखाता हूं मैं आपको पहला सबूत, ये देखिए। दिल्ली धमाके के पीछे क्या मसूद अजहर है? क्या मसूद अजहर का पैसा है? आज ऐसा खुलासा हुआ है दर्शकों जो आपको चौंका देगा, हैरान कर देगा। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये वही मसूद अजहर है जिसके आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर में हमने ठोका था। बावलपुर याद है ना? देखिए जरा, दिखाइए ये तस्वीर, ट्रेलर थी, ट्रेलर। ये आतंकी अगर नहीं मानेंगे तो इनकी 7 पुश्तें ऑपरेशन सिंदूर को याद करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी जल्द जारी होने वाला है। लेकिन दर्शकों, आज आपको बताता हूं ये मसूद छिपा बैठा है और इस पर बड़ा खुलासा, एक्सक्लूसिव खुलासा कर रहा हूं जो कोई नहीं बताएगा। आज मैं आपको बताऊंगा, सुनिए ये कैसे गीदड़ भभकी दे रहा है। पैसे कम नहीं, पैसा हमारे पास इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, तुम गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते। हम जहां कोई तश्कील करते हैं, हमें गन खरीदने के लिए पैसे कम नहीं पड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने इल्जाम लगाने हैं लगा लो। दुनिया का सबसे अरबपति आदमी मैं हूं, इसलिए कि मैंने जिहाद के लिए अपने रब से जो मांगा मेरे रब ने दिया है। सोच रहे हैं आप, वो कह रहा है मैंने अल्लाह से मांगा सब कुछ मिला है। तो दावा ये, क्या मसूद अजहर ने भारत में हमले के लिए बुर्का ब्रिगेड तैयार की? क्योंकि बुर्का गैंग की लेडी, ये बुर्का आतंकी, इनके पास करोड़ों रुपए मिले हैं दर्शकों अकाउंट में। तो दावा ये कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए आतंकी मसूद अजहर ने दिए हैं, क्योंकि इसका दावा पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हो रहा है दर्शकों। क्या दिल्ली को टहलाने के लिए आतंकी मसूद ने पाकिस्तान में बैठकर फंडिंग की? क्या पैसे के लालच में शाहीन डॉक्टर से आतंकी बन गई? और क्या आतंकी उमर इसलिए बम बांधकर लाल किले पर फट गया क्योंकि मसूद अजहर उसे जिहादी बना चुका था? ये सिर्फ सवाल नहीं, दिल्ली धमाके का जैश कनेक्शन और मसूद का लेटेस्ट ऑडियो सबूत है। लाल किले पर जो भी हुआ उसकी प्लानिंग ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चल रही थी। मसूद आतंकियों को पैसे बांट रहा है, जिहाद के लिए भड़का रहा है, हथियार खरीद रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदुस्तान में दहशत फैलाना चाहता है। और दिल्ली धमाका उसी का हिस्सा था। लेकिन मसूद शायद भूल गया, जब भारत हमले का जवाब देगा तो उसके छिपने के लिए तहखाने भी कम पड़ जाएंगे, जहां से वो बैठकर आतंक की नई फैक्ट्री चला रहा है। लेकिन दर्शकों, आज ये मसूद अजहर ये किस तहखाने में छिपा हुआ है, ये तो हमारी एजेंसीज पता लगा ही लेंगी, क्योंकि ये अब वहां से आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। दिखाता हूं मैं आपको, हिंदुस्तान के हमले से आतंकी मसूद अजहर पागल हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए फिर से साजिश रच रहा है, जो दिल्ली धमाके की तरह हो सकता है या फिर उससे भी घातक हो सकता है, क्योंकि मसूद अपने फिदाइन को अब पैसे का लालच देने लगा है। जैश सरगना आतंकी मसूद अजहर का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें उसने खुद को दुनिया का सबसे रईस इंसान बताया है। वो कहता है कि वो एलन मस्क और
मार्क जुकरबर्ग से भी ज्यादा अमीर है। मसूद कह रहा है हथियार खरीदने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। उसने यह भी कहा कि जिहाद करने के लिए उसके पास बहुत पैसा है। मसूद के पैसे वाले बयान को आतंकी शाहीन से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन के बैंक खाते में दर्शकों 1 करोड़ से ज्यादा, 1.5 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। एजेंसियों को शाहीन के पास 7 बैंक खाते होने की जानकारी मिली है। इनमें 3 बैंक खाते कानपुर और 2 लखनऊ और दिल्ली में हैं दर्शकों, जिसके बाद जांच एजेंसियां स्लीपर सेल का पता लगाने में जुट गई हैं। एजेंसियों का मानना है कि युवाओं को आतंक से जोड़ा जा रहा है और इसके पीछे जैश के इशारे पर उसे पैसे के लालच में मानव बम बनाया जा रहा है। अब मसूद और आतंकियों की तमाम कड़ियों को जोड़कर देखा जा रहा है दर्शकों, इसलिए इस मसूद का प्लान सामने आ गया है। एक चीज जो पहले से ही 50% हर ऐसे आदमी में रहती है, उसको बचा कुचा काम ये पोस्ट करने की कोशिश कर रहा है मसूद अजहर, लेकिन ये नहीं जानता कि हिंदुस्तान की एजेंसियों के हाथ बहुत लंबे हैं। अब उसका समय आखिरी है। ये मसूद और इसके जैसे कितने ही आतंकी क्यों ना आ जाएं, इनका सिर्फ एक इलाज है, जहन्नुम, और उसके लिए पूरी तरह से भारत तैयार है। और मुल्ला मुनीर गीदड़ भपकी दे रहा है। कैसे भारत की तैयारी है, देखिए जरा। मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे भारत और पाकिस्तान दोनों तैयार हैं, लेकिन भारत की तैयारी के आगे पाकिस्तान पस्त है दर्शकों। भारत की नकल कर रहा है पाकिस्तान। भारत ने युद्ध अभ्यास किया तो पाकिस्तान भी अब युद्ध अभ्यास करने लगा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, नकल है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा अगली तस्वीर, ये देखिए। भारतीय सेना ने बता दिया ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और इधर ये पाकिस्तान है दर्शक, ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसके पास कुछ नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए, भीख मांगने के लिए अपनी आर्मी का प्रोपेगेंडा कर रहा है। देखिए जरा। और दर्शकों ये मुल्ला मुनीर अब भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद, मुंह के खाने के बाद मुनीर को डर लग रहा है कि इस बार उसका खात्मा हो जाएगा, इसलिए वो दुनिया में अब भीख मांगने के लिए तैयार है। मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। इंडिया पाकिस्तान के बीच किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है। बॉर्डर के इस पार और बॉर्डर के उस पार युद्ध की तैयारी चल रही है। मुल्ला मुनीर पाक आर्मी को अल्लाह की फौज बता रहा है, जॉर्डन किंग के सामने शेखी बघार रहा है।
वो भी तब जब आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को पूरी पिक्चर दिखाने की वार्निंग दी है। मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान में युद्ध अभ्यास की तस्वीर नहीं, मुनीर और शहबाज की बौखलाहट की सबूत है। पाकिस्तान को डर है, भारत हमला जरूर करेगा। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर धमाके जरूर होंगे। ऐसे में उन आतंकियों को बचाने के लिए मुनीर मुट्ठी भर सेना को मौत के मुहाने पर खड़ा कर चुका है और युद्ध के लिए हिंद के वीर को ललकारने की जुर्रत कर रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, यह ऐलान जंग है और इसके लिए भारत की सेना, हिंद की सेना तैयार है। यह आप देखिए दर्शकों, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का सायरन बज गया है। दर्शकों, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा समझिए। दोनों देशों की सेना जोर शोर से अब युद्ध अभ्यास कर रही है। इस बीच पाक को आर्मी चीफ ने कड़ा संदेश दे दिया है। उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है, ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था जो पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 88 घंटे में खत्म हो गया, लेकिन इस बार हम किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही कहा कि अगर पाकिस्तान मौका देगा तो हम उसे सिखाएंगे कि एक पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से कैसे बर्ताव किया जाता है। इस दौरान जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सीधे लफ्जों में कह दिया है, हम इतने मजबूत हैं कि किसी भी तरह के ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करते। इधर असीम मुनीर एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान पर मई में भारत ने हमला किया था और भारत के हमले का पाक सेना ने मजबूती से मुकाबला किया। अगर फिर से किसी ने पाकिस्तान पर युद्ध थोपा तो जवाब दिया जाएगा। यह गीदड़ भभकी मुनीर ने जॉर्डन के राजा के दौरे के दौरान दिए दर्शकों। और मुनीर यह झूठ इसलिए बोल रहा है ताकि पाक के लिए कुछ पैसा मिल जाए। मुनीर ने जॉर्डन और पाक के बीच रक्षा संबंध बढ़ाने पर जोर दिया है। यह पाकिस्तान की आर्मी दर्शकों भिखारी आर्मी है, इसलिए कैसे जीना चाहिए, कैसे पड़ोसी होना चाहिए, क्या कह रहे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सुनिए जरा। तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, यह पाकिस्तान जो गीदड़ भभकी दे रहा है उसकी तस्वीर जरा आप देखिए। क्यों दे रहा है? अजय वॉरियर, भारत और यूके के बीच सैन्य अभ्यास चल रहा है, देख रहे हैं आप, और इसलिए पाकिस्तान की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। दर्शकों, ये तस्वीर आप देख रहे हैं ना, सैनिकों की कदम ताल पाकिस्तान के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, दुबई में एयर शो हुआ है जहां पर इंडियन फाइटर जेट्स भी देखे गए। इसका सीधा मतलब ये कि पाकिस्तान जमीन पर आसमान में मुंह की खाने के लिए तैयार रहे। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए, यह है ब्रह्मोस। और योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ब्रह्मोस की एक बार फिर चर्चा की और इस चर्चा के बाद पाकिस्तान की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई हैं। मुनीर और शहबाज कांपने लगे हैं। क्यों, बताता हूं मैं आपको। दोनों देशों में तनाव के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाक को ब्रह्मोस की चेतावनी दे दी है दर्शकों। उन्होंने बताया कि कैसे ब्रह्मोस का नाम सुनते ही पाकिस्तान घबरा जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान का घबराना भी लाजमी है दर्शकों, क्योंकि यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। इसकी रेंज 500 से 800 किलोमीटर तक है और स्पीड ध्वनि की गति से 3 गुना तेज है। ब्रह्मोस की सटीकता इसे पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए खतरनाक बनाती है। पाकिस्तान को इसकी ताकत का एहसास ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था, जब भारत ने पाक एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। इसी पर सीएम योगी ने कहा, ब्रह्मोस का स्वाद पाकिस्तानियों से ही पूछो। दरअसल पाक का पूरा इलाका ब्रह्मोस मिसाइल के दायरे में है, जिसे लखनऊ यूनिट में बनाया जा रहा है। सालाना 80 से 100 मिसाइल यहां पर बनेंगी। ऐसे में तनावपूर्ण माहौल में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ब्रह्मोस की याद दिला दी है और पाकिस्तान कांप रहा है। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। मुझे याद है जब
ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लैंड देनी थी, कहां लैंड मिलेगी? मैंने कहा लखनऊ में मैं लैंड दूंगा और फ्री में लैंड दूंगा। देश की सुरक्षा का मामला आएगा, हम सब कुछ करेंगे। देश के सामने ऐसे संकट आया और प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा भारत के पराक्रम को, भारत की रक्षा सेनाओं के पराक्रम को, और उस पराक्रम में हमारे सेना के जवानों का साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और सानिध्य तो था ही। उत्तर प्रदेश राज्य को भी गौरव की अनुभूति होती है कि हम भी भारत की रक्षा सेनाओं के साथ में थे, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल इसी लखनऊ में बनी है। अब दर्शकों, दोनों देशों के बीच तनाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो कौन सा देश भारत के साथ है, कौन पाकिस्तान के साथ है, आइए आपको बताता हूं। पहले दर्शकों, आप पाकिस्तान की तरफ देखिए। पाकिस्तान की तरफ चीन है जो प्रॉक्सी वॉर लड़ता है भारत के साथ। उधर तुर्की है जो आस्तीन का सांप है दर्शकों, और ईरान भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। लेकिन इधर रूस भारत के साथ है, इजराइल भारत के साथ है, और भारत के साथ यूके, यूनाइटेड किंगडम, स्टार्मर आपको दिख रहे हैं, और फ्रांस भी भारत के साथ है। दिल्ली बम धमाके के बाद दोनों देशों में तनाव काफी बढ़ गया है दर्शकों। पीएम मोदी वार्निंग दे चुके हैं कि आतंकी हमले का जवाब जरूर मिलेगा। इसके बाद फौरन आर्मी चीफ ने अपनी सेना को अलर्ट पर रख दिया है। तो मुल्ला मुनीर किसी भी हमले के लिए खुद को तैयार बता रहा है। ऐसे में सवाल, आखिर युद्ध की स्थिति में कौन किसके साथ होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। मैंने आपको बता दिया कौन किसके साथ रहने वाला है, लेकिन इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र को आपको सुनना चाहिए। आर्मी चीफ का कोई भी वर्ड किसी भी तरह से लाइटली नहीं लिया जा सकता, और स्पेशली उपेंद्र द्विवेदी सर जो हैं वो अपने आप में ही इज़ अ वेरी सीरियस सोल। मैं आपको बता दूं, हर शब्द में एक ठहराव होगा, एक मतलब होगा, और जब वो कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है, ये बड़ी क्लियर दिखाती है चीज़ों को कि अभी कुछ बड़ी चीज़ आने वाली है, क्योंकि ट्रेलर हो चुका है, एक बड़ी पिक्चर का पार्ट ज़रूर आने वाला है। और ये मेरा आकलन है कि अगर वो ट्रेलर टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर था, तो जायज़ बात है कि उसकी पिक्चर जो बाकी है वो भी अपने आप में टेररिज्म के खिलाफ होगी। मैं तो कहता हूँ मसूद, आप ही नहीं, हाफिज़ को भी साथ ले जाओ, सलाउद्दीन को भी साथ ले जाओ। जो टेररिस्ट आपको दिखता है जिन्हें आप बचाना चाहते हैं, आप बचाने की कोशिश करो, और बचने का एक ही रास्ता है, भागो। और अब हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी आपको कहां तक भागने देगी, आपको उस कब्र से निकालकर फिर भी मारेगी। ये है इस पूरे के पूरे आर्मी चीफ के मैसेज का मतलब। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे, और आज ऐसी खबर आपको बता रहा हूं कि आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। जूते में बम था। आप सोचिए, जूता जो आप पहनते हैं दर्शकों, उसके अंदर बम बना लिया, और उसी से ये फिदाइन अपने आप को उड़ा लेता है, और इसी से दिल्ली को दहलाने का प्लान था। दर्शकों दिखाता हूं मैं आपको, दिखाइए जरा। ये जो ब्लास्ट हुआ है, दावा किया जा रहा है कि इसमें भी जूता बम का इस्तेमाल किया, यानी कार में विस्फोटक और जूता बम। आप सोचिए जरा, ये लोग किस तरह के डॉक्टर हैं। मैं इनको डॉक्टर नहीं, आतंकी ही कहूंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये लोगों की जान लेना जानते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए आप, दिल्ली ब्लास्ट में जूता बम का इस्तेमाल किया गया है, और ये धमाके की अलग अलग तस्वीर जो अब तक सामने आई है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं, दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी आमिर राशिद को आज कोर्ट में पेश किया दर्शक, और यहां पर 10 दिन की इसे एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। लेकिन सवाल यही कि आखिर कौन है जो इनके रिमोट से बटन दबा रहा है, इनको फिदाइन बनने के लिए इनका ब्रेन वॉश कर रहा है। पीछे सर। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हर दिन सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। जूता बम से लेकर हमास जैसे हमले की प्लानिंग की बात सामने आ रही है। कार ब्लास्ट में 15 लोगों की जान चली गई, लेकिन कुछ लोग अब भी डॉक्टर आतंकियों का बचाव कर रहे हैं, उनको कवर फायर देने की कोशिश में लगे हुए हैं। कश्मीर का
मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। महबूबा मुफ्ती जैसे लोग आतंकियों का कितना ही बचाव कर लें, पीएम मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल यही है कि आतंकी चाहे कश्मीर में हो या दिल्ली में, दोनों का खात्मा जरूरी है। फिर चाहे महबूबा जैसे नेता आतंकियों के समर्थन में ही क्यों ना खड़े हों। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, क्या जूता बम से दिल्ली को दहलाया गया है और यह जूता बम कैसे काम करता है, कैसे फटता है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए, 10 नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा हुआ है दर्शकों। सुरक्षा एजेंसियों को शू बम, जूता बम के इस्तेमाल की आशंका है। जांच एजेंसियों को विस्फोट वाली कार से एक जूता मिला है दर्शकों। जूते से एक मेटल जैसा पदार्थ भी बरामद किया गया है। जांच में अमोनियम नाइट्रेट और TATP के अंश मिले हैं। जूते में छिपाए TATP विस्फोटक से हमला किया गया है दर्शकों। मौके से भारी मात्रा में TATP विस्फोटक भी बरामद किया गया। बड़े धमाके की प्लानिंग की कोशिश थी, ये तो साफ हो गया है। और आतंकियों ने अमोनियम नाइट्रेट, TATP दोनों का इस्तेमाल किया। TATP क्या होता है? बेहद खतरनाक और सेंसिटिव विस्फोटक माना जाता है। इसे एसीटोन एसिड जैसे घरेलू केमिकल से बनाया जा सकता है दर्शकों। बड़ी बात यह है कि इसमें धातु नहीं होती है। इसे स्कैनर और मेटल डिटेक्टर से भी पकड़ना मुश्किल होता है। आतंकी हमलों में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह मामूली झटके, रगड़ या थोड़ी सी गर्मी से फट सकता है और जूता बम के इस्तेमाल से TATP में विस्फोट किया गया है। TATP जैसे हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल होता है दर्शकों। TATP वजन में बहुत हल्का होता है। जूते की सोल या हील के अंदर विस्फोटक को छिपाया जाता है और जूता बम दिखने में साधारण जूते जैसा ही लगता है दर्शकों। जूते की लेस के पास डेटोनेटर को छिपाया जाता है। ये देखिए आप जरा यहां, और ये सबसे छोटा और सबसे जरूरी हिस्सा होता है। माचिस से फ्यूज जलाने की कोशिश की जाती है दर्शकों। टाइमर के जरिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, टाइमर के जरिए विस्फोट किया जाता है। और सोचिए आप कि आतंकी अपने आप को बदल रहे हैं, नए नए तरीके ला रहे हैं, लेकिन यह सावधान रहने वाली बात है। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं आपको सुनवाता हूं मैं। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए को जूते में बम, जूता बम के इस्तेमाल का शक है, जिसमें खतरनाक TATP विस्फोटक का इस्तेमाल का शक हो रहा है। और यह भी शक है कि डॉक्टर उमर, जो एक सुसाइड बम्बर वो मान के चल रहे हैं और को मान रहे हैं, और इसका जो ट्रेसेस मिला था पहले, इसके पहले मिला था अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का ट्रेसेस मिला था, जिसमें शक था कि 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। अब जो एक और उसमें ट्रेसेस मिले थे एसीटोन्स के, ट्राई एसीटोन एंड ट्राई परऑक्साइड का, वो जूते से मिले हैं, जो कि उसी गाड़ी में I-20 के अंदर पाया गया है। TATP को मदर ऑफ सैतान, शैतान की मां कहा जाता है। वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है और बड़ा नुकसान करता है। अब दर्शकों, मैंने आपको बताया कि आतंकियों की रिमांड ली जा रही है, क्योंकि वो बहुत कुछ हैं जो सामने लाएंगे, राज उगलेंगे। सुनिए जरा उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं। 10वीं तारीख को हम घर में बैठे थे, तो 10वीं तारीख को हम शाम को सो गए, तो पुलिस शायद आ गए, तो हम सोए थे, तो उन्होंने उस दोनों भाइयों को ले लिया। उसके बाद हमने उनको बोला हमें घर में कोई नहीं है, इनको छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इनको कोई परवाह नहीं है, तो कल हम छोड़ देंगे, कल आप थाने पे आना। फिर हम भाई उमर और आमिर दोनों भाई को ले लिया। फिर हम सुबह थाने पे गए, तो हमें वहाँ पे छोड़ा नहीं। फिर हम तीसरे दिन भी गए। तीसरे दिन हमने अच्छी तरह से उमर के साथ बात की, उमर को छोड़ा बाहर, तो हमने उमर के साथ अच्छी तरह, लेकिन आमिर को हमने वहाँ पे देखा नहीं। उमर जो इस ब्लास्ट में कार चला रहा था, जिसकी डेथ हो गई है, जिसको ये कहा जा रहा है कि उसने ही हमला किया है, उमर को लेकर कोई जानकारी आप लोगों को है? हम जानते ही नहीं उसको। उमर को आप लोग नहीं जानते? नहीं, हम नहीं उसको जानते हैं। फोन पे बातचीत किसी से आमिर अगर करता हो यहाँ पर घर पे रहकर? नहीं, हम खाली प्लम्बरी के बारे में जानते हैं और हमें कुछ भी पता नहीं है। जैसे परिवार में आप लोग रहते हैं, सोचिए जरा आप दर्शकों, ये लोग एक जगह पर
इकट्ठा होते थे वो है ये अल फलाह यूनिवर्सिटी। दर्शकों, और आप भी सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई कब होगी, इस यूनिवर्सिटी में आखिर कितने आतंकी डॉक्टर छिपे हुए हैं, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको बताऊं दर्शकों, अब अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन की तैयारी है, प्रशासन की टीम पहुंची है। खबर यह है कि बुलडोजर भी हो सकता है एक्शन, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रबंधन से अब पूछताछ की जा रही है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, इधर हरियाणा और इधर अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन की तैयारी है। और आपको यह तस्वीर बता दूं मैं, हैदराबाद से चांसलर का भाई गिरफ्तार किया गया है, यानी पूरी तैयारी है। इसका नाम है हमूद सिद्दीकी। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे अलग अलग जगह पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सैनी सरकार कार्रवाई के लिए तैयार भी है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सवाल उठे हैं दर्शकों। दिल्ली ब्लास्ट की साजिश इसी यूनिवर्सिटी से रची गई। डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और आतंकी डॉक्टर शाहीन ने प्लान बनाया। यूपी एटीएस ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर जांच भी की है। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। जांच में अवैध कब्जा और निर्माण की बात भी सामने आई है। हरियाणा सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। आपको बताएं, यूनिवर्सिटी में नियमों का उल्लंघन कर निर्माण किया गया है। पीले पंजे से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। यूनिवर्सिटी का कैंपस करीब 75 से 80 एकड़ में फैला हुआ है। दर्शकों सोचिए, हरियाणा की सरकार, कांग्रेस सरकार ने जमीन आवंटित की थी और यूनिवर्सिटी के लिए भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने जमीन दी थी। दर्शकों, यूनिवर्सिटी में मुसलमानों के लिए 50% का आरक्षण है और यूनिवर्सिटी को अरब देशों से भी पैसा मिलता है, डोनेशन मिलता है। दर्शकों सोचिए जरा आप, कैसे ये लोग एक यूनिवर्सिटी को आतंकी अड्डा बनाए हुए थे। हमारे सहयोगी अमृत की रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। तहसीलदार यहां पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने पैमाइश जमीन की है। यहां पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि सारी चीजें हमने पास कराई हैं, चंडीगढ़ से पास कराया गया है। लेकिन अब भी जो खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं और जिस तरीके से जमीन की पैमाइश कराई गई है, जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो ग्रामीण रास्ते हैं वहां उसका भी ख्याल नहीं रखा गया था, ग्रामीण रास्ते का, और उसके बाद ग्रामीण रास्ते का ख्याल नहीं रखा गया था और वहां पर भी कंस्ट्रक्शन कराए गए थे। अब ये होने के बाद जाहिर है पैमाइश में कुछ वक्त लगेगा। अभी ईडी की टीम यहां पर आई थी, लगातार अधिकारियों का काफिला यहां पर आ रहा है, लगातार अधिकारी पहुंच रहे हैं, चीजों को पड़ताल यहां पर कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जल्द से जल्द इस मामले में कई और अपडेट भी सामने आएंगे, क्योंकि 80 एकड़ का इलाका है। तो आप बेहतर तरीके से समझ सकती हैं कि एक दिन 2 दिन में यह संभव नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। एक तरफ जांच भी है, दूसरी तरफ ये चीजें चल रही है। अंदर कई बिल्डिंग है, जैसे हमने आपको तस्वीर दिखाई, अंदर खाली जमीनें भी हैं। 80 एकड़ का ये पूरा इलाका है, लेकिन जाहिर है कि पूरे 80 एकड़ में जिस तरीके से अभी तक जो चीजें यहां से निकल, बहुत कई सवाल है, कड़े सवाल है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों एक बहुत बड़ा खुलासा दर्शकों, और आप इसको भी सुनकर चौंक जाएंगे। ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये तो एक ब्लास्ट, लेकिन 6 दिसंबर को 6 अलग अलग जगह पूरी तैयारी थी दर्शकों इनकी, और ये आतंकी दिल्ली में ही 6 जगह ब्लास्ट करने वाले थे। आइए आपको बताता हूं। एक कार फूटी है दर्शकों, लेकिन 6 कार विस्फोटक से भरी। कार ब्लास्ट जांच में एजेंसियों को अहम जानकारी मिली है। गिरफ्तार आतंकियों ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। आतंकी ऑपरेशन D6 के नाम से हमले की तैयारी कर रहे थे। ये D6 क्या है? 6 दिसंबर को कार बम हमले की प्लानिंग की गई थी। दिल्ली में 6 जगह पर आप देखेंगे मेरे आसपास जैसे धमाके हो रहे हैं, एक साथ ब्लास्ट होता दर्शकों, ऐसा धमाका करते जिससे पूरा देश दहल जाए। आतंकी बाबरी मस्जिद का बदला लेना चाहते थे। आप सोचिए, इन्हें राम मंदिर से दिक्कत है। आतंकियों से पूछताछ में ऑपरेशन D6 डिकोड हुआ है दर्शकों, और यह आतंकी उमर, आतंकी शाहीन ने पूरा प्लान तैयार किया था। पुलिस ने आतंकी उमर के सहयोगी जसीर बिलाल वानी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जसीर बिलाल वानी को कश्मीर से पकड़ा गया है और बिलाल वानी ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। हमास की तरह ड्रोन और छोटे रॉकेट से भी हमले की तैयारी थी। ड्रोन में कैमरा, बैटरी के साथ छोटे बम लगाने का प्लान था दर्शकों इन लोगों का, और ड्रोन से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमले की कोशिश की थी। इसलिए दर्शकों सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कितने जिहादी देश के अंदर छिपे हुए हैं। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये जो आतंकी है दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं ये तैयारी कैसी कर रहे थे, और धीरे धीरे जानकारी आ रही है। लेकिन पहले आप देखिए, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये वो जगह है
जो आतंकी डॉक्टर शाहीन का है। और इस घर को जरा आप देखिए दर्शक, किसी को पता नहीं लगेगा ये कॉलोनी में कैसे रहते हैं, कहां जाते हैं, कहां आते हैं। इसलिए सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर ऐसे कितने आतंकी छिपे हुए हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, ये देख रहे हैं आप, ये अलग अलग तरह से बात करते थे, एक्स जेड के नाम से निर्देश मिले हुए थे। लेकिन क्या ये एक्स और जेड आतंकी हैं, पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैं? और इनकी चैट से क्या खुलासा हो रहा है, क्या समझ आ रहा है, इनके कोड वर्ड्स क्या हैं, आइए आपको बताऊं। यह है आतंकी शाहीन को लेकर जांच एजेंसियों का बड़ा खुलासा दर्शकों। शाहीन परवेज और अन्य आरोपी वुल्फ आर में बात करते थे। वुल्फ आर में आरोपी आतंकी गतिविधियां चलाते थे। आपको बताएं, वुल्फ आर होता है रात के 11 से 2 बजे तक का वक्त। आरोपी रात के समय आपस में संपर्क करते, बात करते। रात 11 बजे से 2 बजे के बीच ज्यादातर बातचीत करते थे। आउल कोड से शाहीन बातचीत को शुरू करते। परवेज 1 साल से नाइट ड्यूटी कर रहा था। वुल्फ पैक नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है दर्शकों, जिस पर कई नंबर जुड़े हुए हैं और यह आतंकी ग्रुप की एडमिन है। परवेज आरिफ भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ग्रुप में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एजेंसीज एक एक करके खंगाल रही है। एजेंसीज को जानकारी मिली है, महिला आतंकियों की टीम को औरोरा और लूना नाम दिया गया दर्शकों। औरोरा और लूना फीमेल भेड़ियों के नाम है दर्शकों। मैडम सर्जन उर्फ आतंकी शाहीन ग्रुप की अल्फा थी। भेड़ियों के पैटर्न पर घात लगाकर हमला करने की इनकी प्लानिंग थी दर्शकों। आप सोचिए, ये बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे थे। लेकिन आपको देखना चाहिए ये लोग जहां रहते हैं, कैसे रहते हैं, किसी को शक नहीं होता। हमारे सहयोगी राघवेंद्र की रिपोर्ट। पतला सा मकान है, आप देखिए पतला सा मकान, हाइट है। और ये कहा जा रहा है कि ये शाहीन का मायका है। डॉक्टर शाहीन उर्फ सर्जन मैडम, ये उसका मायका है। उसके पिता यहीं रहते हैं, भाई लोग कहीं और जॉब करते हैं। तो इस तरह का यह मकान है गली में। जो पासपोर्ट की बात हो रही है कि 3 पासपोर्ट उसके नाम हैं, एक लखनऊ का बताया जा रहा है। तो जो तीसरा पासपोर्ट है जिस लखनऊ राजधानी का नाम आ रहा है, वह यही लाल बाग का एड्रेस हो सकता है, क्योंकि ये उसके पिता का घर है। कभी शाहीन यहाँ रहती थी, फिर वह जब शादी हो गई तो चली गई। फिर उसने वहाँ से भी अपने आप को अलग कर लिया और फिर जिस टारगेट वो काम कर रही है उसी टारगेट में वह लगी रही। लेकिन दर्शकों, आज भी इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो गद्दारों के पक्षधर बन जाते हैं, जो गद्दारों से हमदर्दी दिखाते हैं। मैं आपको उनका चेहरा दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए, यह महबूबा मुफ्ती की बेटी जो नौगाम में ब्लास्ट हुआ है दर्शकों, उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई है। परिवार वालों से मुलाकात कर रही है। लेकिन दर्शकों, इधर बेटी नौगाम ब्लास्ट के पीड़ितों से मिल रही है और महबूबा मुफ्ती क्या कर रही हैं? ये कह रही हैं कि जो कश्मीर का दर्द है वो दिल्ली में सुना गया। ये दिल्ली धमाका कश्मीर से जोड़ रही हैं। आप बताइए जरा, कश्मीर का दर्द होगा तो दिल्ली में धमाका किया जाएगा क्या? सवाल कई सारे हैं, लेकिन कई नेता हैं जो इनके समर्थन में खड़े हुए हैं। इन लोगों की तस्वीर आप देखिए दर्शकों। और कांग्रेस के एक नेता है, दिखाइए जरा, ये देखिए उन्होंने क्या पोस्ट किया, देखिए जरा। जस्टिस लिख रहे हैं, रेड फोर्ट ब्लास्ट। और इन लोगों को ना जाने किस बात की हमदर्दी है, जांच से पहले ही अलग अलग तरह के तर्क दे रहे हैं दर्शकों। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर ये लोग आते कहां से? सोचिए आप, इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, लेकिन फिर भी आतंकियों के हमदर्द बन जाते हैं। कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंज रही है, ये कह रही है महबूबा मुफ्ती। सोचिए आप, 2019 के फैसले ने जम्मू कश्मीर को असुरक्षित बनाया। युवा पत्थर बंदूक से आगे सुसाइड बॉम्बर बन गए। आरोपी डॉक्टर के परिवार वालों को अपराधी ना बनाए। केंद्र सरकार की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, बताइए जरा। ओवैसी कह रहे हैं आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक बात है, जिस तरह से उन्होंने इसकी योजना बनाई, हम इन सभी चीजों की निंदा करते हैं। वहां जो लोग मारे गए वो हमारे लिए दुखद है। लेकिन इधर कांग्रेस तो कुछ और ही बोल रही है। वो कह रही है महबूबा मुफ्ती जो कहती हैं, जो बोल रही हैं वो सच है। कश्मीर में जानबूझकर अन्याय हो रहा है। सरकार का एक समाज के खिलाफ वातावरण बनाना गलत है, तो क्या इसीलिए धमाके हो रहे हैं दर्शकों? इधर अमित मालवीय ने भी पोस्ट किया, ब्लास्ट को कश्मीर से जोड़ना पाक का प्रोपेगेंडा है। पीडीपी ने हमेशा अलगाववादियों का साथ दिया, गौरव भाटिया कह रहे हैं। और इसीलिए एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज देश पूछ रहा है कि जो लोग
भारत में धमाका कर रहे हैं उनके साथ हमदर्दी क्यों? सुनिए जरा। कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी, क्योंकि खाली जब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। मेरा मानना यह है कि जो टेररिस्ट एक्शन दिल्ली में हुआ, अब तो एनआईए ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर था, हम उसका कंडेम करते हैं। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। तो डॉक्टर्स ऑफ टेरर हमने देखा है, ये स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर है, जिनका पूरा काम केवल इतना है कि अपीजमेंट और तुष्टिकरण के नाम पर आतंकवाद को भी रैशनलाइज, लेजिटिमाइज, मेन स्ट्रीम और जस्टिफाई करना। तो ये वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हैं। मुफ्ती जी जो बोले हैं वो बिल्कुल बराबर है। कहाँ न कहाँ कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है, वहाँ के नौजवानों को मारने का काम होता है, क्या क्या होता है, वो ये सब वहाँ के लोगों के दिमाग में होगा और उसकी ठीक ढंग से उसकी हल निकलती नहीं, ये देख के कुछ लोगों ने ये किया होगा। बहुत से लोग देश की हित को नहीं ध्यान में रखते हैं, अपने अपने निजी स्वार्थ की राजनीति कैसे जिंदा रहे वहीं तक उनका विजन है, उनका विचार है, वहीं तक सीमित है और यह बड़ी दुख की बात है। लेकिन ऐसे लोगों को जनता नकार रही है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, और यह खबर इसलिए बता रहा हूं कि आरजेडी में इस समय स्थितियां खराब हैं। परिवार में फूट नहीं है, सिर्फ आरजेडी पूरी तरह से मुहाने पर आ सकती है, टूट सकती है। दिखाइए जरा कि आखिर क्या हुआ है। संकट के समय दावा किया जा रहा है कि लालू यादव रो दिए थे, ये दावा कर रही है रोहिणी दर्शकों, और यही कहा जा रहा है कि परिवार बिखरने के बाद लालू यादव परेशान है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों एक तस्वीर, ये आप देख रहे हैं, ये है तेजस्वी की पत्नी रेचल और उनके ठीक पीछे बैठी हुई है रोहिणी जो आपको दिख रही है। अब दोनों के बीच में 9 नवंबर तक तो सब ठीक था, लेकिन 14 नवंबर को क्या हुआ दर्शकों बताऊं मैं आपको। आइए ये देखिए, 14 नवंबर को परिवार से नाता टूट गया और रोहिणी रोने लगी और दावा किया कि रेचल ने उनके साथ गलत किया है, संजय यादव ने, रमीज ने उनके साथ गलत किया है। अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, के पूछिए, आप जाइए वहाँ पे, इनको हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे। ये देखिए आप, ये दो और किरदार जो तेजस्वी के साथ रहते हैं, इन पर भी रोहिणी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और परिवार की लड़ाई अब आगे बढ़ चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है भाभी और ननंद की। देख रहे हैं आप, तेजस्वी की पत्नी है रेचल, और रेचल ने कई सारी बातें कही, ऐसा रोहिणी का दावा है, और इसकी वजह से पूरी सियासत गर्मा गई है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे रोहिणी ने नाम लिया है, आप खुद देखिए। किसके शहर पे हुआ है उनसे आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। बिहार की सियासत में लालू का परिवार राजनीति की धुरी बन गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से परिवार युद्ध की आग में झुलस गया है। कभी इस परिवार को मजबूत बंधनों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उथल पुथल की चर्चा सुर्खियों में है। लालू जी की बेटियां हैं, वो उस आवाज से घर से जा रही, तो अगर घर में अपनी बहन बेटी को चप्पल से मारा जा सकता है, तो फिर ये मानसिकता क्या इशारा कर रही है? बिहार के लोग आज हैरान हैं। पारिवारिक संकट पर लालू राबड़ी की चुप्पी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। घर की बात अब सड़क पर आ गई है, रोज एक नया किरदार सामने आ रहा है। जिस तरह से नई नई परतें खुल रही हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि लालू की सियासी विरासत के अब डहने की शुरुआत हो चुकी है। अब दर्शकों मैं आपको अंदर की खबर बताने वाला हूं, क्योंकि इसका खुलासा खुद रोहिणी ने किया है कि उस दिन हुआ क्या था। आइए जरा आपको बताते हैं। लालू परिवार में जारी कलह में नया ट्विस्ट आ गया है। अब इस लड़ाई में तेजस्वी यादव की पत्नी रेचल का नाम सामने आया है। रोहिणी ने सीधे तौर पर तेजस्वी की पत्नी रेचल का नाम लिया है। रोहिणी ने कहा क्या हुआ है, रेचल यादव से जाकर पूछिए। उन्होंने रोते हुए कहा किडनी के बदले उन्हें गालियां मिली। इतना ही नहीं, मायके छोड़ ससुराल जाने तक का कह दिया गया।
यानी लालू परिवार की लड़ाई अब भाभी वर्सेस ननन पर आ गई है। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आए दर्शकों, और आरजेडी को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। राबड़ी आवास में पूरा परिवार मौजूद था। संजय यादव और रमीज भी वहां पर पहुंचे हुए थे। शाम के बाद परिणाम की तस्वीर साफ हो गई और राबड़ी आवास के अंदर खटपट शुरू हुई। रोहिणी ने पूछा, गलत फैसले की वजह से हार हुई? ये सब संजय यादव की वजह से हुआ है। इस सवाल के साथ वहां माहौल गर्मा गया। रोहिणी आचार्य के बयान के हाव भाव के मुताबिक तेजस्वी की पत्नी रेचल यादव ने इसका विरोध किया। दर्शकों, क्या बकवास करती हो, जुबान बंद रखो, कहा गया। तुमने अपनी गंदी किडनी बेची है, हमसे करोड़ों रुपए लिए, तुम यहां से चली जाओ। रोहिणी के मुताबिक लालू, राबड़ी और मीसा भारती चुप थी। वो इस व्यवहार से हैरान थे और लालू यादव की आंखों में आंसू थे। इस मौन के बीच तेजस्वी ने भी उन्हें फटकारा, मुंह क्या देख रही हो, घर से निकल जाओ। शादी के बाद बेटी को ससुराल में रहना चाहिए। इसके बाद रात में ही रोहिणी राबड़ी आवास से निकल गई और तब से लेकर अब तक वो कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। सुनिए जरा रोहिणी क्या कह रही है। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, कोई लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। पिताजी मेरे साथ हमेशा, कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां, जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। अब दर्शकों, एक तस्वीर मैं आपको बताता हूं, इससे आप समझेंगे क्या तेजस्वी यादव वाकई झुंझलाहट में जवाब देते हैं। ये एक वाक्य हुआ था 2017 का, इसमें लालू यादव तेजस्वी को कैसे रोकते हैं, सुनिए जरा। नहीं क्यों, व्हाई दैट विल टेल यू लेटर ऑन। आप छोड़ दो, नहीं ये नहीं, आपको इफ यू हैव लिटिल छोड़ दो, नहीं कुछ शर्म है तो आप लेकर के चलिए। नहीं क्यों नहीं करें, नहीं हम नहीं करें, छोड़ दो। क्यों ये करना? सोचिए आप, लालू कह रहे हैं छोड़ दो, लेकिन तेजस्वी मानते नहीं और इसलिए तेजस्वी ने अनुभव को नजरअंदाज किया है। लालू के करीबी ये दावा कर रहे हैं शिवानंद तिवारी, उनका कहना है तेजस्वी ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, शिवानंद तिवारी ने बाकायदा एक लेख लिखा है और इसमें वो बता रहे हैं कैसे बिहार की राजनीति में लालू यादव की पार्टी आरजेडी को हाईजैक किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, आज एक तस्वीर, मीटिंग हुई, आरजेडी का पावर सेंटर बदल गया। पहले हर मीटिंग होती थी राबड़ी आवास पर, लेकिन अब तेजस्वी आवास पर मीटिंग हो रही है। इसलिए पार्टी के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि पूरी तरह से पार्टी बिखर रही है, परिवार बिखर रहा है और इसका कारण तेजस्वी यादव है। क्यों कह रहे? लालू प्रसाद यादव की गिनती जननेता के तौर पर की जाती है। लालू प्रसाद, उन्होंने संघर्ष से सत्ता के शिखर का सफर तय किया है। 1990 से 2005 तक बिहार में लालू राबड़ी का राज रहा। 77 साल के लालू ने अपने बच्चों को सियासी पिच पर उतारा। सियासी पिच विरासत संभालने की जिम्मेदारी तेजस्वी को दी। तेजस्वी जिम्मेदारी को निभाने में सफल नहीं हुए। पार्टी में अब हर बड़े फैसले खुद तेजस्वी यादव ले रहे हैं। हर फैसले में राज्यसभा सांसद संजय यादव की भागीदारी होती है। पार्टी पर तेजस्वी इतना हावी हो चुके हैं कि बड़े बड़े नेता नतमस्तक हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी संजय की तारीफ कर रहे हैं। सोचिए आप, संजय यादव को राष्ट्रीय जनता दल के लिए एसेट बता रहे हैं। वर्तमान स्थिति में यही लगता है कि लालू नाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह गए हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने पोस्ट करके इसका खुलासा भी कर दिया है। उन्होंने कहा, लालू यादव पुत्र मोह में पड़ गए, इस वजह से परिवार टूट रहा है। आरजेडी के अनुभवी नेताओं को तेजस्वी दरकिनार कर रहे हैं, जैसे परिवार में तेज प्रताप और रोहिणी को किया। अब जब तेजस्वी को संघर्ष करना चाहिए, वो सत्ता के सपने देख रहे हैं। बिहार की राजनीति के जानकार ने इसे संकट काल बताया है। लालू का परिवार और पार्टी दोनों भयंकर कलह का शिकार है दर्शकों। ऐसे में लालू परिवार अगर
लालू यादव कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे तो पार्टी और परिवार दोनों बिखर जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल में टूट की प्रबल संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता दर्शकों। और अब मैं आपको बताता हूं जगदानंद सिंह क्या कह रहे हैं, संजय कुमार क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। राजद एक परिवार है, हम नहीं जानते हैं कौन क्या कर रहा है, लेकिन संजय पार्टी के एसेट हैं जी, संजय पार्टी के एसेट, इतना मैं जो जानता हूँ। जो इनकी बेटियां हैं, चाहे वो रोहिणी आचार्य हों या मीसा भारती हों या राजलक्ष्मी हों या और भी जो हों, तो इनको राजनीतिक भागीदारी में इनको भी जगह चाहिए। तो लालू प्रसाद जी अगर डेमोक्रेटिक तरीके से हर को अब अलग अलग जिम्मेवारियां देते तो शायद ये कुनबा संभल जाता, लेकिन चूंकि वहाँ नेतृत्व अब तेजस्वी जी के जिम्मे आ गया है, अधिकृत तौर पर निर्णय अब तेजस्वी प्रसाद लेते हैं और लालू प्रसाद जी वहाँ पर मौन हो जाते हैं। तो जिस लालू प्रसाद जी की बड़ी जिम्मेवारी है परिवार संभालने की और पार्टी संभालने की, वो लालू प्रसाद अब शारीरिक तौर पर अब इतने सक्रिय और इतने स्वस्थ नहीं रह गए हैं कि वो दोनों को संभाल सकें। इस वजह से वहाँ पर एक शंका की गुंजाइश बन रही है। अब ये जिम्मेवारी तो तेजस्वी जी के ऊपर आ जाता है ना कि क्या वे भाइयों को अपने साथ जोड़ पाएंगे, क्या वो रोहिणी आचार्य जी को अपने विश्वास में भरोसे में ले पाएंगे, और लालू प्रसाद जी अस्वस्थ हैं इसका ध्यान रख करके उनके मानसिक। और अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों एक और बड़ी जानकारी, लिस्ट आ गई है दर्शकों। खबर है बिहार में नीतीश के 36 मंत्री होंगे, पूरी तैयारी हो गई है, सिर्फ और सिर्फ शपथ लेने की देर है दर्शकों। आपको दिखाता हूं तस्वीर। नीतीश आज पहुंच गए, राज्यपाल से मिले हैं दर्शकों और उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब तैयारी है शपथ ग्रहण की। नीतीश पहुंचे हैं राज्यपाल से मिलने, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, देखिए जरा। आरिफ मोहम्मद राज्यपाल और सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे। इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार सरकार बनाने के लिए तैयार है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश होंगे। और तस्वीर देखिए आप, गांधी मैदान में पूरी तैयारी हो रही है। बिहार को इंतजार है मंत्री कौन कौन बनेगा, आपको एक एक नाम बताऊंगा, लेकिन देखिए कैसी तैयारी है बिहार में। बिहार में विपक्ष लहूलुहान है, महागठबंधन में शामिल दल परेशान हैं। कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट सब सदमे में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बिहार में क्या हो गया। इसलिए विपक्षी दल चुनाव नतीजे पर सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि 18 नवंबर को तेजस्वी के शपथ का सपना पूरा नहीं हो पाया। सिस्टम ईवीएम और इस देश का चुनाव आयोग ज्ञानेश जी आज भी वो जो है सो निष्पक्ष चुनाव कराने में असमर्थ हैं। चुनाव से एक दिन पहले इस तरह की राशि दी जानी और यह कहा जाना कि आप वोट दीजिए आपको 2 लाख और पैसे मिलेंगे, निश्चित रूप से यह लोकतंत्र का गला घोटने जैसी कार्रवाई है। एक तरफ विपक्ष सदमे से उबर नहीं पा रहा है तो दूसरी तरफ एनडीए सरकार बनाने की तैयारी में है। खबर है कि कितने डिप्टी सीएम होंगे, कौन कौन मंत्री होगा और उन्हें कौन कौन सा विभाग मिलेगा, सब तय हो गया है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर शपथ ग्रहण की कैसे तैयारी है, किस की किस्मत में मंत्री बनने की तैयारी हो चुकी है, लिखा हुआ है। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है दर्शकों। नीतीश आज गवर्नर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद से मिले। नीतीश ने 19 नवंबर से विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है। नीतीश ने गवर्नर से मिलने के लिए पहले कैबिनेट की आखिरी बैठक की और उसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे। नीतीश एनडीए की बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एनडीए की बैठक मंगलवार को होगी जिसमें नीतीश को नेता चुना जाएगा। उससे पहले आज जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई जिसमें उन्हें नेता चुना गया। बीजेपी भी कल विधायक दल की बैठक करेगी जिसके लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचेंगे। खबर है नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 36 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इनमें बीजेपी से 16 और नीतीश समेत जेडीयू से 15 मंत्री शपथ लेंगे। एलजेपीआर से 3, हम पार्टी और आरएलएम से एक मंत्री बनाया जाएगा। 22 नवंबर तक सरकार बनाने का काम पूरा होना है क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 22 तारीख को खत्म हो रहा है।
चुनाव आयोग ने भी जीते हुए विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंप दी है। इसलिए कैबिनेट की आखिरी बैठक में आज 3 प्रस्ताव पास किए गए और इसके लिए पूरी तैयारी है। दर्शकों, सुनवाता हूं मैं आपको विजय कुमार चौधरी क्या कह, सुनिए। आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। व्यक्तिगत ये हम लोग जानते हैं कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ जाएंगे। हम लोगों को भी जाने के लिए कहा गया है। 35-36 मंत्री बनेंगे, उसमें 15-16 जब भाजपा के होंगे, 14-15 होंगे इनका जेडीयू के, और 3 होंगे लोजपा के, और 1-1 होंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के और लोजपा के। इतनी बातें लगभग समाचार पत्रों में या मीडिया में देखी जा रही है। कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में विधायक दल की बैठक है और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में अपने नेता का चयन करेगी। उसमें केंद्र से भी हमारे ऑब्जर्वर आएंगे और उसके बाद जो है फिर एनडीए और फिर सरकार गठन का काम पूरा कर लिया जाएगा। सरकार गठन का काम 21 तारीख तक पूरा हो जाएगा। कैबिनेट को भंग कर दिया गया, जितने पदाधिकारी थे उनको धन्यवाद दिया गया और नई कैबिनेट जल्द गठन होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए की। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है। एक विपक्ष के लोग तो बोल रहे थे कि बहुमत मिलेगा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र वाली स्थिति यहाँ होगी। तो क्या स्थिति है सब लोगों को मालूम है। लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे, जनता को भड़का रहे थे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सीएम बदल दिया इन लोगों ने यह होगा, लेकिन सब लोग देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, गांधी मैदान में पूरी तैयारी की जा रही है। ये आप देख रहे हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे अलग अलग जाति के लोग यहां चुनकर आए हैं। लोगों ने चुनकर विधायकों को भेजा है। माफ कीजिए, अब आपको बताता हूं बिहार का सियासी समीकरण तो आपने देख ही लिया, लेकिन जातीय समीकरण क्या है ये आपके सामने। अगड़ी जाति से 72 विधायक चुने गए हैं, पिछड़ी जाति से 83 विधायक आते हैं, अति पिछड़ी जाति से 37 विधायक आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से 11 आते हैं और अनुसूचित जाति से 40 विधायक आते हैं। बहुमत का आंकड़ा है 122 और कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे, मूव कीजिए इसे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस समय बहुत कुछ है बाकी जो अभी बीजेपी और जेडीयू को करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए जरा मैं बताता हूं। बीजेपी और जेडीयू की स्थिति क्या है। अगड़ी जाति से बीजेपी के पास 42 विधायक हैं, जेडीयू के पास 18 हैं। पिछड़ी जाति से बीजेपी के पास 24 हैं, जेडीयू के पास 32 हैं। अति पिछड़ी जाति से 11 है बीजेपी के पास, 19 है जेडीयू के पास। SC ST से 12 है बीजेपी के पास, 15 है जेडीयू के पास और अल्पसंख्यक बीजेपी के पास कोई नहीं है, 1 जेडीयू के पास है। और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। दर्शकों अब मैं आपको बताता हूं कि इसको लेकर बिहार में सियासी पारा कैसे गर्मा गया, सुनिए। लोकतंत्र की धरती पर निवास करने वाले हर बिहारी ने जो जनादेश दिया, ये देश के लिए एक नजीर पेश कर रहा है। बिहारियों को अपमान करने वाला, बिहारी संस्कृति का मजाक उड़ाने वाला राजद कांग्रेस को बिहारियों ने सजा दिया है। अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, संतुष्टीकरण की राजनीति होगी। पूरा का पूरा विराट जनादेश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर मिला है। डबल इंजन की सरकार होने का लाभ बिहार को लंबे समय के बाद मिला है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के शानदार 11 वर्ष बिहार ने जब भी जो चाहा केंद्र ने दिल खोलकर मदद की है। हमारे प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कांग्रेस अब खात्मे की ओर है। लेकिन दर्शकों इधर सरकार बनाने की तैयारी, उधर आरजेडी कह रही है चुनाव में धोखा हो गया हमारे साथ। देख रहे हैं आप, लालू यादव बैठक कर रहे हैं, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी बैठक कर रहे हैं और कह रहे हैं
कि ये चुनावी नतीजे हमें मंजूर नहीं है। और आपको बताता हूं दर्शकों, इधर तेजस्वी के घर पर मीसा भारती पहुंची हुई है, बड़ी बैठक वहां पर चल रही है, लेकिन पूरा विपक्षी खेमा महागठबंधन परेशान है दर्शकों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दर्शकों, आइए दिखाता हूं। बिहार में हार पर समीक्षा के लिए यह बैठक हुई, लेकिन यहां पर हार की समीक्षा से ज्यादा चर्चा है कि चुनाव में कैसे एनडीए को जीत मिली है। और इसलिए मैं कह रहा हूं आरजेडी को, महागठबंधन को यह जीत मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है और इसके लिए कोर्ट जाने की भी तैयारी है। आइए जरा मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देखिए, एनडीए की बंपर जीत से विपक्ष सदमे में है। विपक्ष समझ नहीं पा रहा कि हार क्यों हुई है। कांग्रेस चुनाव आयोग पर सवाल उठा चुकी है, आरजेडी ने भी चुनाव नतीजे पर सवाल उठा दिए हैं। आज आरजेडी की समीक्षा बैठक में इस बात पर चर्चा हुई। आरजेडी चुनाव रिजल्ट को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले महागठबंधन के नेताओं से बात की जाएगी। आरजेडी की बैठक में लालू, राबड़ी और मीसा देवी शामिल हुए। इस बैठक में हारे और जीते सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया था। पार्टी के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता भी इसमें बुलाए गए। खबर है कि बैठक में एमवाय समीकरण पर भी बात की गई। इस बार आरजेडी का एमवाय समीकरण भी टूट गया है। विधानसभा चुनाव में पार्टी को कुल 23% वोट मिले हैं, जबकि बिहार में मुस्लिम और यादवों की संख्या 32% है, जिसका मतलब यह कि एमवाय ने आरजेडी से किनारा कर लिया है। तेजस्वी की आरजेडी को एमवाय 2/3 वोट भी नहीं मिला। पार्टी इस बात से सबसे ज्यादा सदमे में है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इस बीच बैठक में तेजस्वी के नाम पर मोहर लगाई गई है। तेजस्वी को विधायक दल का नेता चुना गया है। आपको बता दें 19वीं विधानसभा में तेजस्वी विपक्ष के नेता होंगे। विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। 25 विधायक जीते, अगर 24 होते तो क्या होता। तेजस्वी नहीं बन पाते विपक्ष का नेता, क्योंकि 10% विधायक जरूरी होते हैं और बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, इसलिए 25 विधायक जरूरी थे। अगर 24 भी आते तो तेजस्वी नहीं बन पाते विधायक दल का नेता। अब मैं आपको सुनवाता हूं दर्शकों, इससे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। हम लोगों ने सर्वसम्मति से नवनिर्वाचित विधायकों के द्वारा तेजस्वी यादव जी को नेता चुना गया है दल का, मैं विधानमंडल का, और जो दिशा निर्देश मिला उस पर हम लोग काम करेंगे। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए था कि हम सीट को लेकर हमारा आपस में कोई मतभेद है, उसका नुकसान हम लोग को हुआ है। दूसरा जो फ्रेंडली फाइट हुआ उसका नुकसान हुआ है। धरातल पर जो हालात था उन हालातों से हर कोई बिहार का आदमी अवगत था कि सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ एक आक्रोश है। बावत भी जनादेश जिस रूप में आया, इसे न बिहार की आवाम हजम कर रही है, न नेता हजम कर रहे हैं, कोई नहीं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई गई है। फांसी की सजा होगी। दर्शकों दिखाइए जरा तस्वीर। शेख हसीना यूनुस सरकार के निशाने पर है, वहां पर तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद से शेख हसीना रडार पर है। तस्वीर दिखाइए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहते हुए उन पर कई आरोप यूनुस सरकार ने लगाए हैं। ये आरोप क्या है दिखाता हूं मैं आपको। इस पर आज उन्हें फैसला सुनाया गया है और ढाका में हिंसक भीड़ हो गई है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में फैसले के बाद उनके घर को घेरने की कोशिश की गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दर्शकों, ये है बांग्लादेश में तख्ता पलट की तस्वीर, जब उनके घर में भीड़ घुस गई थी और तोड़फोड़ की थी। अगली तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर आप भूले नहीं होंगे। बांग्लादेश बवाल की एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अब इसी बवाल के बाद शेख हसीना रडार पर आ गई थी यूनुस के, और यूनुस ने और कोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन क्या फैसला सुनाया गया है शेख हसीना को लेकर, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। बांग्लादेश का माहौल गर्मा गया दर्शकों। पूर्व पीएम शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने सजा दी है। उन्हें हत्या के लिए उकसाने और आदेश देने के लिए सजा दी गई है। बाकी मामलों में कोर्ट ने हसीना को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आईसीटी ने शेख हसीना को 5 मामलों में आरोपी बनाया था। ये सभी मामले जुलाई 2024 के आंदोलन से जुड़े हुए थे, जब शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन हुआ था। आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई में छात्रों की मौत हुई थी। उनके अलावा पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान को भी सजा हुई है।
आपको बता दें कोर्ट ने असदुज्जमान को फांसी की सजा सुनाई है और शेख हसीना और असदुज्जमान की प्रॉपर्टी भी जब्त की गई है। तीसरे आरोपी पूर्व आईजी पुलिस अब्दुल्ला अल ममून थे। आपको बताएं अल ममून को 5 साल की सजा सुनाई गई है। अब्दुल्ला अल ममून सरकारी गवाह बन चुके हैं और इसलिए इसे लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं सुनिए। सबसे पहले शेख हसीना जो अब लड़ेगी अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, उसने ऑलरेडी अपनी पार्टी अवामी लीग के जो कार्डर्स हैं उनको कह दिया है अब तैयार हो जाओ, क्योंकि ये होगी अब एक भयंकर लड़ाई। हम लोगों को हम पे प्रतिबंध लगाया गया है, हमें फरवरी 2026 की इलेक्शन लड़ने से रोका जाएगा, लेकिन हम जरूर लड़ेंगे। तो पहली चीज ये। दूसरा, मोहम्मद यूनुस खान जो अब 90 साल का होने वाला है, वो लड़ेगा अपनी सर्वाइवल के लिए। उसको पता है कि अगर इलेक्शन जो होनी है अगले साल, उसमें शेख हसीना या उसके जो दोस्त हैं या दूसरी पार्टियां जो उनके साथ संगठन बना सकती हैं, सांठगांठ बना सकती हैं, गठबंधन बना सकती हैं। अब दर्शकों एक और बड़ी खबर आज आपको दिखाऊं। आजम खान बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, जेल से बाहर आए लेकिन 55 दिन बाद फिर से जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। तस्वीर दिखाइए। आज उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें और उनके बेटे को 7 साल की सजा सुना दी। उसके बाद आजम खान परेशान है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सजा हुई है तो हुआ ही होगा, जो सोचा है वो अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन कैसे क्या हुआ है आइए जरा मैं आपको बताता हूं। सपा नेता आजम खान आज फिर जेल चले गए। 2 पैन कार्ड रखने के मामले में उन्हें जेल हुई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। आजम के बेटे अब्दुल्ला को भी इतनी ही सजा हुई है। आपको बता दें कोर्ट ने दोनों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आजम और उनके बेटे को रामपुर जेल में रखा गया है। जेल जाने से पहले आजम ने कहा अदालत का फैसला है, बेहतर है गुनहगार समझे गए तो सजा सुनाई है। मामला 2019 का है और 6 साल बाद फैसला आया है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने केस किया था और इस सजा के बाद सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने लिखा ये सत्ता का गुरूर है, नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार की गई हैं। बीजेपी ने कहा सब आजम खान के कर्मों का फल मिल रहा है। आजम खान 2 महीने पहले ही जेल से निकले थे। 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा किए गए थे और 9 महीने पहले हरदोई जेल से अब्दुल्ला जो आजम के बेटे हैं वो रिहा हुए थे। अब पिता और पुत्र दोनों रामपुर जेल में बंद हैं। दर्शकों देखा आपने कैसे लगातार सवालों में रहे आजम खान और अब वापस एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। कामयाबी के जश्न पर तो सब शामिल हो जाते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं जो संघर्ष की राह पर साथ चले वही अपने होते हैं। उम्मीद लगाए मत बैठे रहना ऐसे अपनों के इंतजार में, क्योंकि ऐसे अपने तो बस सपनों में ही अपने होते हैं। सपना आपने देखा है तो पूरा भी आपको ही करना होगा। सिवाय आपके कोई आपकी मेहनत में शामिल नहीं होगा। मेहनत से मुकाम मिल जाने पर लाखों अपने आ जाएंगे। इसलिए हमेशा मेहनत करते रहिए दर्शकों, अच्छे से रहिए और बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार, जय हिंद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।